नमस्कार। मोदी सरकार ने अच्छे दिनों का वादा जरूर किया था, लेकिन मोदी सरकार के इस आम बजट में लगता है शायद चीनी थोड़ी कम रह गई और वित्त मंत्री अरुण जेटली का जो जैकपॉट है वो जनता के लिहाज से बहुत ही कमतर माना जा रहा है। क्या कुछ रहा आम बजट में, इस पर बात करेंगे और सिटी न्यूज की खास पेशकश नमो का आम बजट 2015 पर हम बात करेंगे और बजट के हर बारीक पहलू पर बात करेंगे। हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के तौर पर इस खास पेशकश में मौजूद रहेंगे देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हर बार की तरह सवालों की फहरिस्त सर के सामने रखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बजट की कहां पर चीनी कम रही और इस बजट की सर्जरी में क्या कुछ जनता के लिए निकल कर आ रहा है। सर, जनता की अपेक्षाओं की कसौटी पर थोड़ा कमतर रहा ये बजट और अच्छे दिनों का अच्छा बजट बिल्कुल नहीं इसे कहा जा सकता, ऐसा तमाम जो एनालिस्ट है वो कह रहे हैं। आपकी राय में कैसा रहा इस बार का आम बजट? निश्चित रूप से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वर्ष 2015-16 का जो आम बजट प्रस्तुत किया है वो बजट एक लोक लुभावन बजट नहीं है, लेकिन एक विकासोन्मुख और एक सुधारवादी बजट जरूर है। लोक लुभावन बजट इसलिए नहीं है कि समाज के विभिन्न वर्गों की बहुत बड़ी अपेक्षाएं थी और ये अपेक्षाएं इसलिए थी कि गए साल वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जो बजट प्रस्तुत किया था वो कोई पूर्ण बजट नहीं था, ये उनका पहला पूर्ण बजट था और इस बजट के माध्यम से लोगों को उम्मीद थी कि बहुत अच्छी घोषणाएं होंगी, बहुत अच्छे प्रोत्साहन होंगे, बहुत ज्यादा राहतें होंगी। वैसी बहुत राहतें नहीं दिखाई दे रही है, तो लोक लुभावन बजट नहीं है, लेकिन विकास की डगर पर देश को आगे बढ़ाने वाला बजट जरूर है। बिल्कुल। सर, एक सवाल और जनता के जहन से उठ करके आता है कि जिस तरह से लगातार जनता जो है मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है, जहां एक और महंगाई से राहत पाने के लिए जनता तमाम उम्मीदें लगाए बैठी थी। अच्छे दिनों के वादों को याद रख करके नमो के इस मोदी के सरकार के इस बजट पर बहुत सारी उम्मीदें लगी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन उम्मीदों में निराशा का भाव देखने को मिला है। आपकी नजर में क्या लगता है कि और कहां पर ऐसे पहलू हैं जहां पर सुधार किया जा सकता था और इस बजट के पिटारे को जनता के लिए लुभावन बनाया जा सकता है? निश्चित रूप से नया बजट जहां कृषि, उद्योग, बुनियादी ढांचा, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सबको कहीं ताकत देते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन जो आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा रखा है कि महंगाई पे कितना असर होगा। बिल्कुल। तो यदि महंगाई के दृष्टिकोण से हम देखें तो इस बजट के बाद में कुछ महंगाई बढ़ती हुई दिखाई देगी। महंगाई बढ़ने के दो कारण हैं। पहला कारण ये कि सर्विस टैक्स जो अभी 12.36% है उसे बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। सर्विस टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिससे हर एक व्यक्ति को महंगाई का सामना करना पड़ेगा और सर्विस टैक्स अप्रत्यक्ष रूप से लगभग सभी मदों के ऊपर जुड़ जाता है। तो पहली बात तो ये कि सर्विस टैक्स के कारण महंगाई बढ़ेगी। दूसरी बात ये कि एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ा दी गई है। एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के 12.5% कर दी गई है। तो कई वस्तुओं के ऊपर, कई मदों के ऊपर एक्साइज आरोपित होता है तो उनकी कीमतें भी बढ़ जाएंगी। तो ये दो बड़े कारण हैं जो कहीं न कहीं वर्तमान जो महंगाई है उसे कुछ बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल। रोटी, कपड़ा और मकान, ये मूलभूत जरूरतें होती हैं एक आम इंसान की, आम आदमी की जीवन की, जिंदगी की, लेकिन कहीं भी इसका कोई ख्याल नहीं रखा गया है। सर, क्या लगता है जिस तरह से लगातार, क्या एक वजह ये भी मानी जा रही है कि हाल फिलहाल में पढ़ाओ या कोई करीब में, नजदीक में कोई चुनाव नहीं है, किसी भी तरह से कहीं कोई प्रेशर राजनीतिक दल पर जो होना चाहिए या सरकार पर होना चाहिए वो नहीं है, और क्या लगता है विपक्ष भी कहीं ना कहीं कमजोर है? तो ये तमाम जो पहलू हैं इसके चलते इस बजट की चीनी आपको कम दिखाई दे रही है? यदि हम बजट के विभिन्न प्रावधानों को देखें तो प्रत्यक्ष रूप से रोटी, कपड़ा और मकान के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से प्रावधान जरूर है। 2022 तक देश के प्रत्येक परिवार को एक छत के नीचे सुरक्षा देने की बात कही गई है। आम आदमी कहीं रोटी की समस्या से परेशान न हो, इसके लिए खाद्य सुरक्षा को भी इस बजट के माध्यम से आगे बढ़ाया गया है और कपड़े के लिए भी नए टेक्सटाइल पार्क जैसी योजनाएं रखी गई हैं और जो सस्ते कपड़े हैं उन्हें सस्ता करने का भी प्रयास किया गया है। तो अप्रत्यक्ष रूप से प्रावधान है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ऐसे प्रावधान नहीं है जो सीधी बात रोटी, कपड़ा और मकान की कहते हुए दिखाई दें। बिल्कुल ठीक बात है। ना तो आय के स्रोतों में कोई इजाफा होता दिख रहा है
और ना ही आय के स्रोत नए जो है संचालित करने के लिए जो है केंद्र की मोदी सरकार ने कोई बहुत हद तक जो है अभी तक काम किए हैं, कदम बढ़ाए हैं। लेकिन इनकम टैक्स में स्लैब में बढ़ोतरी की उम्मीदें जरूर जनता को थी, बहुत सारा उद्योग जगत भी इस पे अपनी निगाहें लगाए बैठा था। लेकिन क्या लगता है, इनकम टैक्स के स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं करना सर, इसे कैसे आप एक सूझबूझ भरा निर्णय मानते हैं? निश्चित रूप से इनकम टैक्स की जो स्लैब है, इनकम टैक्स की जो छूट है, वो इस बजट के माध्यम से नहीं बढ़ी है। और देश के कोई 3.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और इनमें से ज्यादातर लोग मध्यम वर्ग और सैलरीड है, नौकर पेशा वर्ग के हैं। 100 लोग जो इनकम टैक्स देते हैं उनमें से 90% लोग, 100 में से 90 लोग वो हैं जिनकी आमदनी 5 लाख रुपए से कम है। तो निश्चित रूप से ऐसे 90% लोग जिनकी आमदनी 5 लाख रुपए से कम है, उनको उम्मीद थी कि अभी जो इनकम टैक्स की लिमिट 2.5 लाख रुपए है, ये बढ़कर कम से कम 3-3.5 लाख रुपए जरूर होगी। और ऐसा होने पर उन्हें बचत के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, शिक्षा से संबंधित उनके जो बढ़ते हुए खर्च हैं, इंश्योरेंस से संबंधित बढ़ते हुए खर्च हैं, उनको कुछ राहत मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से जो इनकम टैक्स पेयर है, सैलरीड लोग हैं, उन्हें इस बजट से दुख है, एक निराशा है कि यह इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ाई जानी चाहिए थी। बिल्कुल ठीक बात है। हिंदुस्तान में सर्विस टैक्स बहुत हद तक एक भूमिका निभाता है महंगाई के ग्राफ को उठाने और गिराने में, लेकिन इस बार सर्विस टैक्स में ही इजाफा हुआ है। ऐसे में सर क्या लगता है, जो इन्फ्लेशन की समस्या है, महंगाई की समस्या से पहले ही हिंदुस्तान की जनता आवाम जो है जूझ रही थी, ऐसे में ये महंगाई का तड़का अप्रत्यक्ष तौर पर जनता पर पड़ने वाला है, इसका असर आपको लगता है? निश्चित रूप से सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है। बिल्कुल। और इनडायरेक्ट टैक्स के असर तो जनता पर होते ही हैं। सर्विस टैक्स जो 12.33% था वो बढ़कर 14% किया गया है। तो सर्विस टैक्स बढ़ाने के पीछे एक मकसद तो ये है कि सरकार की आमदनी बढ़ेगी। बिल्कुल। लेकिन आमदनी जरूर बढ़ेगी, महंगाई भी बढ़ेगी उससे। और दूसरी जो बात है, जो एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते मुझे लगती है कि ये जो सर्विस टैक्स की दर बढ़ाई गई है, इसका संबंध जीएसटी से है। बिल्कुल। सरकार ने कहा है कि 1 अप्रैल 2016 से जीएसटी लागू किया जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर लागू किया जाएगा। तो जीएसटी को जब लागू किया जाएगा तो उसके पीछे एक तारतम्य ये है कि अभी जिन मदों के ऊपर सर्विस टैक्स कम है उन्हें कुछ बढ़ा दिया जाए, ताकि एक पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाए जब अगले साल जीएसटी लागू होगा। तो वो एक छिपा हुआ मकसद वो भी है सर्विस टैक्स बढ़ाने का। लेकिन इस बजट के माध्यम से सर्विस टैक्स से तो कुछ महंगाई बढ़ती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल ठीक बात है। कहीं ना कहीं वाकई में बहुत सारे ऐसे तो बजट के पिटारे में वो पहलू हैं जो सीधे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर जनता से जुड़े हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर बात करना बेहद जरूरी है। एक दौर था, एक युग था जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और हमारे हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं, या कहा जाए आज की जो जनता है, वो सोने में निवेश को सबसे सुरक्षित मानती थी। लेकिन इस बार मोदी सरकार ने सोने में जो बढ़ता निवेश है, कहा जाए जो ब्लॉक मनी है सर, उसको वही बाहर लाने के लिए, कहा जाए कि ब्लैक मनी भी कहीं ना कहीं इसमें रेगुलेट होती है, उस पर भी नियंत्रण रखने के लिए जो है कदम उठाया है। गोल्ड जो है बैंकों के जरिए जो उस पर ब्याज मिलेगा, इस तरह का प्रावधान किया गया। और खासतौर पर विदेशी सोने के सिक्कों में जो हिंदुस्तान की जनता की दिलचस्पी है उसको कम करते हुए कहा गया कि अशोक चक्र बने हुए सिक्के जारी किए जाएंगे। तो इसके पीछे क्या कुछ लॉजिक रहा होगा केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी का? सर, सोने को बैंकों में जमा करना, बिल्कुल, उस जमा हुए सोने पे ब्याज मिलना और लोगों को आकर्षित करने के लिए सोने के सिक्के पे अशोक चक्र जैसा शौर्य दिखाना, बिल्कुल, ये कुछ इस तरह के बजट के प्रावधान है जिससे लोग अपने सोने को बैंकों तक और अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ेंगे। दुनिया में भारत सोने का सबसे बड़ा आयातक और सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। और देश में शहरी क्षेत्रों में तो कम, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत बड़ी मात्रा में सोना संरक्षित करके रखा हुआ है। यदि ऐसा सोना बाहर आता है तो उससे इकोनॉमी को फायदा होगा, और इकोनॉमी को फायदा होने से विकास दर भी बढ़ेगी, और जो लोग सोना नया खरीदते हैं वे भी कहीं सोने के इस बैंकों में जमा करने के अभियान से लाभान्वित होंगे। तो निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और यहाँ एक
आपने ब्लैक मनी की बात भी करी है बिल्कुल। कि ब्लैक मनी के लिए किस तरह से प्रावधान किए गए हैं। तो हम ये देखें कि जो लोग देश के बाहर किसी भी देश में अपना धन जमा करेंगे और उसको सरकार को सूचना नहीं देंगे तो वह एक आपराधिक मामला माना जाएगा और उसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। तो कहीं एक डर बैठेगा इस बेईमानी से, काला धन बनाने के मामले में। दूसरा, कैश ट्रांजैक्शंस को इस बजट के माध्यम से सीमित करने का प्रयास किया गया है। अभी 50,000 रुपए तक की जो कैश ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर भी पैन नंबर देना पड़ेगा। तो इस तरह से एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था कि काला धन कम से कम हो, ये 2 बड़े महत्वपूर्ण प्रावधान इसके लिए दिखाई देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर। बहुत सारे यूं तो बजट में पहलू हैं, लेकिन अगर सेक्टर या क्षेत्रवार हम बात कर लें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या कुछ आपको लगता है कि इस बजट से मिलने वाला है? उम्मीदों में जरूर ये बजट कम रहा, लेकिन तकनीकी तौर पर इस बजट को आप कैसे दूरगामी बजट भी जो है करार देंगे? निश्चित रूप से मेक इन इंडिया, बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसके लिए इस बजट में भारी व्यवस्थाएं की गई हैं। 25 ऐसे उद्योग चिन्हित किए गए हैं, 25 उद्योग चिन्हित किए गए हैं जिनमें सरकार बड़ी मात्रा में निवेश करने जा रही है और औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना, निर्यात बढ़ाना, ये नई रणनीति रखी गई है और इसके माध्यम से रोजगार के अवसर भी बढ़ाना। तो निश्चित रूप से मेक इन इंडिया अभियान इस बजट के माध्यम से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल सर, जाते जाते दर्शकों के लिए क्या कुछ खास संदेश होगा? किस तरह से मोदी सरकार के इस आम बजट को जो है अपने घर के बजट में कहीं ना कहीं संशोधित करके तमाम जो चीजें हैं, या कहा जाए जैसे सर्विस टैक्स में इजाफा हुआ है, तो बहुत सारी ऐसी खान पान के जो शौकीन हैं जो कि आमतौर पर अपने वीकेंड जो है रेस्टोरेंट्स में मनाते थे, उनको जरूर एक महंगाई का सामना करना पड़ेगा। और भी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पहलू हैं जो कि परिवार के साथ जुड़े होते हैं। ऐसे में जनता के लिए क्या सीधा संदेश होगा? कैसे आम जनता अपने घर का बजट अब मोदी सरकार के इस बजट के पिटारे के खुलने के बाद तय करे? यकीनन इस बजट के बाद में परिवारों का बजट गड़बड़ होते हुए दिखाई देगा। परिवारों का बजट गड़बड़ इसलिए होगा कि कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ऐसे में देश के बजट से परिवार के बजट को कहीं से कहीं संतुलन बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। और संतुलन में कुछ बचत करना पड़ेगी, कुछ जो खर्चे ज्यादा होते हैं उन्हें कम करना पड़ेगा। ब्रांडेड वस्तुओं की जगह हम कम ब्रांडेड वस्तुओं के ऊपर या व्यक्तिगत रूप से ऐसी वस्तुएं चुने जिनके ऊपर कम लागत लगती हो। इस तरह से कहीं परिवार का हमें बजट संशोधित करना होगा। फिर इनकम टैक्स में भी छूट नहीं है तो वहां भी महंगाई के कारण कहीं ज्यादा त्याग करना पड़ेगा। तो ये त्याग तो सामने करते हुए दिखाई दे रहे हैं सभी लोग जो इस बजट से संबंधित हैं। और चूंकि ये एक लोक लुभावन बजट नहीं है, एक विकासोन्मुखी बजट है, तो हम ये माने कि देश के लिए, विकास के लिए, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ न कुछ इस बजट के बाद में त्याग करना पड़ेगा। बजट के जो लक्ष्य हैं वो 5 साल बाद के हैं कि 5 साल ऐसा ऐसा होगा, इतने सुहावने सफर होंगे, इतने सुहावने सपने पूरे होंगे। तो ऐसा यदि सुहावना सपना भी हम देख रहे हैं तो उसके लिए अभी से हमको कुछ कदम, कुछ त्याग करना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, यहाँ पर ये था मोदी सरकार के आम बजट का वो तमाम बारीक एनालिसिस या कहा जाए आकलन, जिसमें जनता के पक्ष में क्या कुछ निकल कर आता है, इस पर हमने बात करने की कोशिश की। साथ ही साथ ये भी जाना कि किस तरह से बजट में तमाम तकनीकी पहलुओं का भी ध्यान रखा गया है। जरूर ये एक लोक लुभावन बजट नहीं कहा जा सकता, लेकिन विकासोन्मुखी बजट जरूर इसे विशेषज्ञ करार दे रहे हैं। देखना होगा कि जनता की जो तमाम प्रतिक्रियाएं फिलहाल देश भर से देखने सुनने को मिल रही हैं, उन तमाम प्रतिक्रियाओं के बाद अब अगला रुख कैसे मोदी सरकार अपना तय कर पाती है। और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के इस जैकपॉट में जनता के लिए तो जरूर बहुत कुछ निकल कर नहीं आया, लेकिन सरकार के लिहाज से, देश के भविष्य के लिहाज से क्या कुछ निकल कर आता है, ये जरूर अभी भविष्य के गर्त में है, जिसका फैसला भी जनता अपनी कसौटी पर रखकर करेगी। सर, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपसे डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी, जो कि अर्थशास्त्र के जाने माने विशेषज्ञ हैं और बारीक से बारीक नजर हर बार की बजट की सर्जरी पर वो हमें बताते हैं। फिलहाल सिटी न्यूज की इस खास पेशकश में इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए सिटी न्यूज। नमस्कार।